नमस्कार साथियों। देखिए मित्रों, आज हम जो हमारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है अधिगमकर्ता। और भी इसमें कई छोटे छोटे टॉपिक हैं। यानी मेनली आप ये समझ लीजिए कि जो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है तो उसमें क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं, और फिर इसमें कई टॉपिक ऐसे हैं जिनको हमें और डिटेल में पढ़ना है। तो आज हम जो है ये शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं कि इसमें क्या क्या आप शामिल कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हम देखेंगे। तो बहुत अच्छे से देखिएगा। ये जो पहला टॉपिक है अधिगमकर्ता, ये तो बिल्कुल क्लियर कट आपके जो सिलेबस है उसमें मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है, और बहुत आसान आसान है। आपने अब तक के सारे वीडियो लेक्चर अगर बहुत अच्छे से सुने हैं तो वो ही चीजें थी सारी मेन असली समझने वाली। अब जो आगे की चीजें हैं ये बहुत सिंपल सी है। इनमें कोई ज्यादा माथापची नहीं है। ये ऑलरेडी आप परिचित हो कि आप जैसे अधिगमकर्ता है ये क्या होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है उसमें कई चीजें शामिल की जाती है। जैसे अधिगम करता है लर्नर, उसके बाद में आता है लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया। फिर जैसे अधिगम की परिस्थितियां, लर्निंग सिचुएशन, शिक्षण प्रक्रिया, टीचिंग प्रोसेस, शिक्षक यानी टीचर, और मूल्यांकन यानी इवोल्यूशन। तो ये जो है ये मेनली माने जाते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में। तो ये सभी मैं जो है आपको समझा रहा हूँ। क्या क्या है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में, मैंने आपको क्या क्या बताया, क्या क्या चीजें हम शामिल करते हैं। एक तो अधिगमकर्ता होता है लर्नर। दूसरा पॉइंट क्या है, अधिगम प्रक्रिया। तीसरा पॉइंट है अधिगम परिस्थितियां। चौथा है शिक्षण प्रक्रिया। पांचवा है शिक्षक, और छठा है मूल्यांकन। इसमें दो तीन ऐसे हैं जो हमें थोड़ा और डिटेल में पढ़ने होंगे। आगे के जो लेक्चर आएंगे उनके अंदर उनको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहां हम एक तरह से जो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है उसको समझ रहे हैं। तो सबसे पहला है अधिगमकर्ता यानी लर्नर। अब देखिए, आप ये चीज बहुत अच्छे से परिचित हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर जो शिक्षा मनोविज्ञान विषय है उसका केंद्र बिंदु कौन होता है, अधिगमकर्ता होता है। यानी जो बालक है, जो छात्र है, जो विद्यार्थी है, वो है सीखने वाला। तो अधिगम करता लर्नर, लर्न क्या होता है, सीखना, और लर्नर सीखने वाला। तो अधिगम करता है कौन, जो बालक है वो। तो बालक के लिए, विद्यार्थी के लिए जो टर्म यूज किया जाता है वो है अधिगम करता। अब ये कितने सिंपल सा है ये। अब ये शिक्षा, अब देखिए जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है उसमें मेंशन तो कर रखा है डायरेक्ट अधिगम करता, जो पहली यूनिट है, और उससे पहले का कुछ ऐसा लिखा नहीं है। लेकिन अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया है, हकीकत में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाली चीजें ही वो है। इसीलिए मैं कहता हूं कि डायरेक्ट कई चीजें सिलेबस में मेंशन नहीं होती, लेकिन वो जो है वो हिडन रूप से होती है, और प्रश्न उसमें से बहुत पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे हिसाब से पढ़ते जाइए। 80 से 90% नंबर आप ले आएंगे केवल वीडियो लेक्चर और इन नोट्स को समझ करके। तो शिक्षा मनोविज्ञान विषय का जो केंद्र बिंदु है वो अधिगमकर्ता यानी जो बालक है उसको माना जाता है, छात्र को। इसमें बालक के विकास की संपूर्ण प्रक्रिया, उसकी अवस्थाएं, कौन सी अवस्थाएं, जो विकास की अवस्थाएं, अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताएं, बालक का समायोजन, मानसिक स्वास्थ्य आदि सम्मिलित किए जाते हैं। तो अधिगमकर्ता के अंदर जैसे कि आप जानते हैं कि आपका आगे का जो सिलेबस है, मैंने जो सबसे पहला वीडियो बनाया था सिलेबस डिस्कस के नाम से, अब वो कई विद्यार्थियों ने हो सकता है नहीं देखा हो, क्योंकि कई विद्यार्थियों को लगता है कि सिलेबस डिस्कस है तो इसको क्या देखना है, सीधा पॉइंट पे आ जाओ, मतलब सीधा ये चीजें समझो। तो जब तक सिलेबस डिस्कस को ही नहीं समझा, सिलेबस को ही नहीं समझा, तब तक आगे इन चीजों को क्या समझेंगे। तो वो सिलेबस डिस्कस वाला वीडियो जो है वो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। ये जो भी चीजें हैं, विकास की अवस्थाएं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं वगैरह, समायोजन और मानसिक स्वास्थ्य, ये सब आपके सिलेबस में मेंशन है टॉपिक। तो ये सब चीजें हमें पढ़नी है आगे। तो क्या क्या शामिल किया जाता है इसमें, कि शिक्षा मनोविज्ञान विषय का केंद्र बिंदु है अधिगमकर्ता यानी बालक। और इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है, तो बालक के विकास की संपूर्ण जो प्रक्रिया है कि बालक का विकास कैसे होता है,
विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी है, अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताएं, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर बालक की अपनी एक अलग अलग विशेषता होती है। बालक का समायोजन और मानसिक स्वास्थ्य आदि सम्मिलित किए जाते हैं। इसके बाद में आता है, एक पॉइंट मैंने यहां पे लिखा है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंदर आप किसी बच्चे में क्या क्या शामिल करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आता क्या क्या है, तो बुद्धि को शामिल किया जाता है। जैसे हर बच्चे की जो है वो बुद्धि अलग अलग होती है। भाई सभी बच्चों की बुद्धि समान तो नहीं होती, किसी की बुद्धि बड़ी तीव्र होती है, किसी की औसत होती है, किसी की औसत से कम होती है। और उसी पर हम बांटते हैं, हम जो नियम निकालते हैं आईक्यू का, कि बुद्धि लब्धि जो है वो 130 से ज्यादा है या 110 से 120 के बीच में है। अलग अलग जो मनोवैज्ञानिकों ने वर्गीकरण किया है किस बच्चे का आईक्यू कितना है, इसमें बुद्धि लब्धि कितनी है, तो वहां बुद्धि लब्धि में क्या नापते हैं, उस बुद्धि को ही नापा जाता है। तो हर बच्चे की इंटेलिजेंसी अलग अलग होती है। स्मृति है, अभिक्षमता है। अभिक्षमता जो है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एप्टीट्यूड। ये सब पढ़ना है हमें, आगे आएगी चीजें ये। और इसके बाद में आदतें हैं यानी हैबिट। रुचि या अभिरुचि, ये एक ही टर्म है। रुचि या चाहे आप इसको अभिरुचि लिख दो, ये होता है इंटरेस्ट। फिर आता है अभिवृत्ति, यानी अभिवृत्ति को इंग्लिश में कहते हैं एटीट्यूड। व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी आदि शामिल किए जाते हैं। तो ये सब चीजें आपको पढ़नी है सिलेबस के अंदर। तो ये कुछ चीजें हैं, हालांकि ये साथ में अभी लिखने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी मैंने लिखा है। और आप में से मेरा ये मानना है कि रीट का विद्यार्थी रीट का एग्जाम आप में से सभी ने दिया होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। हो सकता है किसी ने नहीं दिया हो, बाकी लगभग विद्यार्थियों ने रीट का एग्जाम दिया होगा। तो उसमें तो सिलेबस में भी थी ये चीजें, तो आपके रिमाइंड अब होनी चाहिए, आपके माइंड में आना चाहिए कि हालांकि आपने तो पढ़ेंगे आगे, ये सब चीजें आगे आएगी, लेकिन आपको पहले कुछ तो पढ़ा होगा, आपने रीट का एग्जाम दिया होगा, आपको पता होनी चाहिए अभिक्षमता क्या होती है। और अभिक्षमता जो है जिसे इंग्लिश में कहते हैं एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड। और अभिवर्ती को कहते हैं एटीट्यूड, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अभिक्षमता जो है ये क्या होती है, जन्मजात होती है। अभिवर्ती जो होती है एटीट्यूड, ये अर्जित होती है। और रुचि जो होती है इंटरेस्ट, ये जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है। तो अब कभी जिंदगी में इस चीज में डाउट मत रखना, ये चीज मैंने एक साथ ही लिख दी है और इसमें कोई डाउट नहीं है। कहीं आपने चाहे कहीं से कुछ भी पढ़ा हो, मैं जो बता रहा हूं उसी को सही मानना, और मैं भी जो बताता हूं तो मैं उसी के बेस पे बनाता हूं जो वास्तव में ऑथेंटिक पुस्तकों में है। तो अब ये थोड़ा सा मैं आपको इन टर्म के बारे में बता देता हूं। जैसे अभिक्षमता, रुचि और अभिवृत्ति, ये होता क्या है। देखिए अभिवृत्ति तो आप जानते हैं एटीट्यूड। अब एटीट्यूड से आप समझ के क्या होता है, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी विषय के प्रति, किसी वस्तु के प्रति हमारा जो एक नजरिया होता है उसी को ही हम कहते हैं अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड। ये क्या होता है, ये अर्जित होता है। एक होता है अभिक्षमता। तो अभिक्षमता से मतलब किसी व्यक्ति की, किसी बालक की उसकी खुद की एक क्षमता से है। और अभिक्षमता जो है ये क्या होती है, जन्मजात होती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, जैसे सचिन तेंदुलकर है, आप इसको थोड़ा सा इस तरह से उदाहरणों से आप समझिएगा। सचिन तेंदुलकर के अंदर एक नेचुरल प्रतिभा थी, एक जन्मजात क्षमता थी एक अच्छा क्रिकेटर बनने की। और सचिन को चाहिए हो सकता है वो उतनी सुविधाएं ना मिली हो जितना अब सचिन तेंदुलकर के पास है। तो सचिन तेंदुलकर अपने बेटे अर्जुन तेंदुलकर को कितना भी सिखा दे और कितना भी प्रशिक्षण दे दे, दूसरा सचिन नहीं बना सकता। आप समझ रहे हो इस चीज को मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। किसी व्यक्ति के अंदर, किसी बालक में सबकी अपनी एक अलग अलग क्षमता है। आप जैसे मान लीजिए एक भोला भाला सा बालक है जिसका ठीक है कि अपना जीवन निर्वाह कर लेगा। अब आप उसको योद्धा बनाने पे लगे हो कि नहीं नहीं मैं इसको योद्धा बना के रखूंगा। भाई उसकी जन्मजात एक क्षमता क्या है एक बच्चे की। तो हर बच्चे की अपनी एक क्षमता होती है और उसकी क्षमता क्या है, उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग उसे आगे जो है उस क्षेत्र में उस बच्चे को भेजा जाता है।
अब सचिन तेंदुलकर ये देखे कि अर्जुन तेंदुलकर जो मेरा बेटा है, इसकी खुद की योग्यता क्या है, इसमें खुद में एक नेचुरल कितनी प्रतिभा है। तभी आप देख रहे हैं कि सचिन ने जितनी सुविधाएं अर्जुन तेंदुलकर को उपलब्ध करवाई होगी, जितनी सचिन को भी नहीं मिली होगी। लेकिन अर्जुन तेंदुलकर जो है, उसको नेशनल टीम में भी जो जगह नहीं मिल पा रही। क्यों? क्योंकि वो जो एक जन्मजात क्षमता होती है, एक जो उस फील्ड में चाहिए थी, वो अर्जुन तेंदुलकर में नहीं है। हो सकता है बाकी किसी फील्ड में अर्जुन बहुत अच्छा करता, लेकिन उसको जबरदस्ती क्रिकेटर बनाया जा रहा है, जबरदस्ती उसमें जो है उसको लगातार लाया जा रहा है कि नहीं नहीं। आप जानते हैं कि जो फिल्म एक्टर एक्ट्रेस वगैरह होते हैं, क्योंकि आप इन उदाहरणों से अच्छे से समझेंगे, तो इनमें एक ही सिस्टम होता है कि पिता जो है वो बॉलीवुड में हीरो है, जो बेटा है बेटी है उसको भी हीरो हीरोइनी बनाएंगे, वो भी अपने वाले को हीरो हीरोइनी बनाएंगे। अब उनके अंदर नेचुरल रूप से अगर वो प्रतिभा नहीं है, उनमें वो जन्मजात एक वो क्षमता नहीं है कि वो चीजें अपने अंदर वो ला सकें, अपने अंदर उस फील्ड में वो सक्सेस हो सकें, वो नहीं कर सकते। दुनिया भर के हीरो हीरोइन ऐसे हैं जो खुद अपने क्षेत्र में बॉलीवुड में बहुत सक्सेस हुए, लेकिन उनकी संतानें सक्सेस नहीं हुई, क्योंकि उनके अंदर खुद के अंदर वो एक क्षमता नहीं थी। और ये हर क्षेत्र में लागू होता है। अब जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक छोटा सा और प्यारा सा उदाहरण देता हूं। शेर का बच्चा है, शेर का बच्चा जो है, अब आप जानते हो कि शेर क्या है, वो एक जंगल का राजा है। और शेर का जो बच्चा है, आप चाहे उसे कहीं भी ले जाओ, चाहे आप उसको बकरियों के बीच में रख दो, वो जब तक बकरियों के बीच में है तब तक वो हो सकता है बकरी बन के रहे। वो शुरू से ही उसको बकरियों के बीच में रखा, बकरियां घास चर रही है, वो बच्चा भी घास चर रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब वो बच्चे को कभी ये एहसास हुआ कि नहीं नहीं, वो शेर है और उसके अंदर की जो नेचुरल चीज थी वो बाहर निकल करके आ गई, और इस बच्चे को आप जंगल का राजा बना सकते हो। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर एक क्षमता लेकर के पैदा हुआ है। शेर का बच्चा है तो शेर जंगल का राजा बनने के लिए पैदा है, उसका बच्चा भी वो जंगल का राजा बनेगा। अब कोई मान लीजिए बकरी है, अब उस बकरी को रात दिन आप सिखाने लग जाओ, तुझे जंगल का राजा बन के रहना है, तुझे जंगल का राजा बन के रहना है। एक बार मुझे इस पे एक जोक याद आ रहा है, एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। चलो सुना देता हूँ, 1-2 मिनट लगेगी इसमें। शेर आप जानते हैं कि जंगल का राजा होता है। तो एक बार सारे जो वनवासी थे कि जंगल में अब क्या होंगे, चुनाव होंगे और हम लोकतंत्र लाएंगे। तो शेर ने कहा चलो भाई ठीक है, क्या कर सकते हैं। अब सारी जो जनता है, जो उनके जितने भी जानवर थे सारे, सबने मिलकर कहा कि शेर तो बड़ा ही खराब है, मारता है और जंगली जानवरों को ये खा जाता है, किसका चुनाव करें। तो चुनाव करें का, अच्छा बंदर का चुनाव करते हैं। बंदर सारे जो भी चुनाव है, उसमें चुनाव में गधा भी खड़ा हुआ, ऊंट भी हुआ, हाथी भी हुआ, बंदर भी हुआ। सबने जो चुनाव वगैरह किया और उसमें अंत में राजा किसको बना दिया, बंदर को बना दिया। अब सारी जो जनता थी खुश। शेर ने कहा ठीक है भाई, अब तुमने बंदर का चुनाव कर लिया, राजा बना दिया तो ठीक है। शेर अपने घर चला गया। अब एक बार अब शेर को भूख लगेगी तो शेर क्या खाएगा, वही खाएगा जो जानवर है, मांसाहारी है, ये वही खाएगा। तो शेर एक बार जो है किसी कोई हिरण या कोई बकरी के बच्चे को उठा के ले गया। सारे वन वाले भाग के गए बंदर के पास, अरे साहब बचाओ बचाओ हमारे उसको। अच्छा अच्छा, बंदर ने कहा ऐसा हो गया, चलो मैं बचाता हूं। और शेर की जो गुफा थी वहां बंदर जाता है, और बाहर जैसे पेड़ वगैरह था, कभी वो उस गुफा के ऊपर से पेड़ पे कूदता, कभी वापस कूदता, कभी वहां से वापस कूदता। तो जो वो बकरी थी उसने सारे जंगल जानवरों ने कहा अरे भाई बचाओ, वो अंदर ले गया गुफा में हमारे बच्चे को उठा के। तो बंदर कहता है अरे तो मैं मेहनत कर रहा हूं ना, मेरी मेहनत में कोई कमी है तो बताओ। मैं कब से सुबह से लगा हुआ हूं, मैं गुफा में इधर से इस पेड़ पे कूद रहा हूँ, वापस इधर जा रहा हूँ, वापस कूद रहा हूँ, मेहनत में कमी है क्या मेरे? मैं देख लो, मैं सुबह से कूद रहा हूं। तो ये होता है। तो अब तो जोक खत्म हो गया कईयों को लग रहा होगा कि आगे क्या होगा, ये खत्म हो गया अब यहाँ पे। इससे कई चीजें आपको सीखने को मिलती है। मेहनत जो आप करते हो वो सही डायरेक्शन में होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं पढ़ाते टाइम यही कहता हूं, बस कोर्स अगर ले लिया तो मेरे अकॉर्डिंग चलो, अपना दिमाग तो लगाना ही नहीं है। उसको तो कोर्स लेने से पहले ही साइड में छोड़ करके आना है। कोर्स ले लिया तो फिर आपने अपने आप को मुझे समर्पित कर दिया, और अब मैं जो आपको कहता हूं मेरे अनुसार चलो। तो मैं आपको यह बता रहा था कि हर बच्चे की अपनी एक क्षमता होती है, उसकी लिमिटेशन से बाहर। अब कई नेता ऐसे हुए हैं जो अपने टाइम के ऐसे नेता थे कि जनता सुनने के लिए दौड़ पड़ती थी, और उनकी संतानें जो है, आप उनको कितना ही सिखा दो,
कितना ही प्रशिक्षण दे दो, उनमें वो बात नहीं हो सकती। उनको अलग फील्ड का वो चुनाव करें जहां उनको लगता है कि नहीं मेरा मैं उधर अच्छा कर सकता हूं। तो हर व्यक्ति की अपनी एक क्षमता होती है, और जो जन्मजात और अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड, ये क्षमता कैसी होती है? जन्मजात। अभिवर्ती मैंने आपको बता दिया, ये अर्जित होती है। एक बच्चा जैसे मान लीजिए किसी को वो अपने आसपास के, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, कोई युवा है वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अब उसके आसपास चार पांच लोग ऐसा मिल गए जो मुझे लाइक नहीं करते, मुझे पसंद नहीं करते। अब वो क्या करेंगे? वो युवा नया नया कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, और उसको मेरे बारे में क्या कहेंगे? नहीं नहीं कुछ समझ में नहीं आता, नहीं नहीं मत पढ़ो, कुछ एग्जाम में नहीं आएगा। भले ही कितना ही आता हो, लेकिन उसके आसपास ऐसा माहौल बना देंगे, और उस युवा की मेरे प्रति जो है वो सोच क्या बन जाएगी? नहीं नहीं इनसे तो नहीं पढ़ना। अब चाहे उसको कितना भी अच्छा पढ़ा दो, उसके दिमाग में वो चीज कभी जा ही नहीं सकती। अभिवर्ती जो है हमारा एटीट्यूड, एटीट्यूड हम कई बार बोलचाल में बोल देते हैं कि इसका एटीट्यूड देखो कैसा है। एटीट्यूड से मतलब होता है नजरिया। एक बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा होता है, अब किसी अमीर घराने की मान लीजिए संतान है, वो बच्चा ये देख रहा है कि उसके पापा जो हैं, उसके घर में काम करने वाले जो भी मान लीजिए नौकर हैं, महिला पुरुष सर्वेंट, उनसे अच्छे से बात नहीं करता, और कोई बच्चे के पिता बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं। तो अब वो बच्चे का उनके लिए एक एटीट्यूड बन जाएगा कि मुझे इनके साथ ऐसा ही बिहेव करना है। तो एटीट्यूड जो होता है वो अर्जित होता है, जो हम बाहर से अर्जित करते हैं। एटीट्यूड जन्मजात नहीं होता, बाई बर्थ नहीं होता। ये क्या होता है? अर्जित होता है, एक्वायर होता है बाहर से, जो हमारा एटीट्यूड है। और एटीट्यूड को इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अभिवर्ती। रीट का एग्जाम आप में से जिन विद्यार्थियों ने दिया होगा, तो वहां भी मैंने पूरा आपके था अलग से मेंशन किया हुआ टॉपिक था ये। अभिक्षमता, ये बुद्धि वगैरह ये तो सब थे ही थे। ये अभिक्षमता भी मैंने आपको अलग से समझाया है, रुचि भी अलग से पढ़ाया है, और अभिवर्ती भी पूरा पढ़ाया है। और एक आती है रुचि। रुचि माने इंटरेस्ट। ये जन्मजात भी होती है, और ये अर्जित भी होती है। जन्मजात ऐसे होती है जैसे मान लीजिए किसी बच्चे में बचपन से ही कोई एक रुचि है, और कई बार बच्चा जिन माहौल में रहता है, उसके चारों तरफ का मान लीजिए माहौल ऐसा है, तो वो कैसी हो जाती है? भले ही उसकी जन्मजात नहीं थी, लेकिन उसकी अर्जित हो जाती है। जैसे ओलंपिक के अंदर मेडल जीता था, गोल्ड मेडल, नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में। हिंदुस्तान में पहली बार जब से ओलंपिक शुरू हुए हैं, एथलेटिक्स में अगर किसी ने मेडल जीता है, वो नीरज चोपड़ा ने जीता है। आप सब जानते हैं, जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने जब खेल एकेडमी के अंदर एडमिशन लिया था, क्यों लिया था? क्या ये सोच के लिया था कि मुझे एक दिन गोल्ड मेडल लाना है, या मुझे जेवलिन थ्रो करना है? नीरज चोपड़ा का वेट बहुत ज्यादा था, वजन बहुत ज्यादा था, मोटापा था बहुत। तो जो इनके चाचा थे, उन्होंने इनके वेट को कम करने के लिए कि ये फिजिकली फिट रहे, इनका एडमिशन करवाया था उस एकेडमी में। और वहां एकेडमी के अंदर इन्होंने जो चुनाव किया किसका, इनके जो थे कोच वगैरह, उन्होंने कहा अच्छा चलो ये जेवलिन थ्रो वाला देखा, तो भाला फेंका, ठीक फेंका, कहा अच्छा ठीक है। अब धीरे धीरे भाला फेंकते फेंकते नीरज चोपड़ा का इस जेवलिन थ्रो में इतना इंटरेस्ट उत्पन्न हो गया, अब खाना पीना सोना सब कुछ क्या हो गया? जेवलिन थ्रो। मैं इस उदाहरण से आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि रुचि पहले नहीं थी, लेकिन बाद में आसपास के माहौल को देख करके और जो है वो रुचि हो गई। अब जैसे मैं मेरा बता रहा हूं, मेरे अंदर जन्मजात एक रुचि थी, और वो थी पढ़ाने की। मैं जब 8 साल का था, तब भी मैं ये माइंड में मेरे ये चीजें चलती थी कि मैं पढ़ाऊं। मैं जब 10 साल का था, 15 साल का था, 20 साल का था, मैं कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी करता था, तो भी मेरे दिमाग में चीजें चलती थी पढ़ाने की। इतनी भयंकर हॉबी थी मेरी। मतलब रुचि, इंटरेस्ट, कि मेरी रुचि क्या है, इतनी ज्यादा। तो वो अब जो ये रुचि है पढ़ाने की, जो मैं कहता हूं कि जिसको चाहिए आप हॉबी समझ लो, तो ये जो रुचि है मेरे अंदर जो है वो क्या है? जन्मजात है। हो सकता है कल को कोई ऐसी चीज मेरे आसपास मुझे बार बार उस माहौल में दिखे कि मेरे धीरे धीरे जो है उसके अंदर भी रुचि होने लग जाए। तो जैसे मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स, मान लीजिए पहलवानी है, बॉक्सिंग है,
अब एग्जाम्पल के लिए आपको मैं समझाऊं कि मान लीजिए मेरा इनमें कोई रुचि नहीं है, मान लीजिए, और मेरे आसपास जो है वो इतना पहलवानी वाला माहौल है कि मैं शाम को कहीं अगर दौड़ने के लिए जाता हूं और मुझे आसपास रोज रोज पहलवानी करते हुए पहलवान ही दिखते हैं, तो उनको देख करके मेरे अंदर भी वो रुचि उत्पन्न हो जाए कि मुझे भी पहलवानी अब करनी है। तो इसको अच्छे से ध्यान रखना, रुचि है वो जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है। अभिक्षमता जो है एप्टीट्यूड, एपी, एप्टीट्यूड, ये हमेशा जन्मजात होगी, और अभिवर्ती, एटीट्यूड, ये हमेशा अर्जित होता है। तो आशा है आप जिंदगी में इस चीज को कभी गलत नहीं करोगे। तो ये अधिगम करता है, अधिगम करता में क्या क्या होती है, तो ये सब चीजें होती हैं, और व्यक्तिगत विभिन्नताओं में क्या क्या आता है, ये सब आता है। अब आता है अधिगम प्रक्रिया। अधिगम प्रक्रिया क्या होता है कि शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम प्रक्रिया को समझने के लिए अधिगम के मुख्य मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अध्ययन कर इन्हें कक्षा कक्ष परिस्थितियों में लागू करने का प्रयास किया जाता है। तो अधिगम प्रक्रिया जो है क्या है, अधिगम प्रक्रिया, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी में अधिगम प्रक्रिया क्या होती है, और हम पढ़ क्या रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में। यह दूसरा पॉइंट है, अधिगम प्रक्रिया। तो अधिगम के जो भी मुख्य मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, जितने भी अधिगम के आप मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पढ़ते हैं, जितने भी अधिगम के सिद्धांत हैं, आपके आगे नेक्स्ट जो यूनिट वगैरह आएगी उनमें अधिगम के सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। अलग अलग, ये जैसे बिल्ली पर प्रयोग करने वाले हैं, थार्नडाइक, पावलाव के हो गए, स्किनर हो गए, तो इन्होंने कि किस तरह से बच्चा सीखता कैसे है, सीखने का प्रोसेस क्या है, तो उन चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो उन अध्ययन किए जो वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है उनका अध्ययन करके, और अब हम उनको अप्लाई कैसे कर सकते हैं बच्चों पे, तो इन्हें कक्षा कक्ष परिस्थितियों में लागू करने का प्रयास किया जाता है, और यही चीज क्या कहलाती है, अधिगम प्रक्रिया। तो अधिगम प्रक्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लर्निंग प्रोसेस। तो इस बिंदु को आप ध्यान में रखिएगा। तीसरा आता है अधिगम परिस्थितियां। तो इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, लर्निंग सिचुएशन। तो देखिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसमें क्या है कि छात्रों को बेहतर अधिगम हो। अधिगम क्या होता है, सीखना, लर्निंग। तो उस सीखने के लिए जो कक्षा कक्ष है, यानी जो क्लासरूम है, उस क्लासरूम में उचित अधिगम परिस्थितियों के निर्माण का प्रयास किया जाए। तो वो जो प्रयास किया जाता है वही है अधिगम परिस्थितियां, यानी कक्षा कक्ष में प्रभावी अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करना, कि बच्चे का जो है वो सीखने में रुचि हो, बच्चा सीखे। जो अधिगम परिस्थितियां की सीखने की ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना कि जो बच्चा है वो स्वयं उस चीज में रुचि ले। और आप देख रहे हैं कि शिक्षा से संबंधित सरकार जो भी नए नए सुधार करती है, चाहे वो आरटी ही हो या जो भी एक्ट नए नए सरकार लेकर के आती है, उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आप इस तरह से कक्षा कक्ष में जो प्रभावी अधिगम परिस्थितियां हैं वो उत्पन्न करें। बोर टाइप की क्लास नहीं होनी चाहिए कि क्लास जो है वो बिल्कुल बोर है, उसमें सारे के सारे बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं और चुपचाप शांति के साथ बस चुपचाप बैठ के सिर्फ सुन रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं। वो जो बच्चों की इस तरह की क्लासें होती है वो आज के समय में कोई अच्छी क्लासें नहीं मानी जाती। हो सकता है कोई जमाना ऐसा रहा होगा कि जहां जो क्लास बिल्कुल शांत रहती है, चुप रहती है, तो उसको क्या मानते थे कि नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छी क्लास है। वर्तमान परिस्थितियों में वो परिभाषाएं आज के टाइम में नहीं है जो उस तरह में की गई थी। बच्चे एक्टिव रहे, बच्चे सीखने में क्या लें, रुचि लें। इस तरह की परिस्थितियां, इस तरह का माहौल उनको उपलब्ध करवाया जाए कि जो बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो है उस चीज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके, ज्यादा से ज्यादा सीखने में रुचि दिखाएं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का विकास हो। तो प्रभावी अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करना, हम बच्चों के सामने कक्षा कक्ष में इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न करें कि बच्चा जो है वो ज्यादा से ज्यादा सीखने में रुचि ले। इसके बाद आती है शिक्षण प्रक्रिया। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, टीचिंग प्रोसेस। तो शिक्षण संबंधी विधियों, तकनीकों, शैलियों, व्यू रचनाओं आदि को शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु में शामिल किया जाता है। तो शिक्षण प्रक्रिया में देखिएगा
क्या है मेनली कि अधिगम की तरह ही, जिस तरह से अधिगम को शिक्षा मनोविज्ञान में महत्व दिया जाता है, मुख्य उद्देश्य ही अधिगम है शिक्षा मनोविज्ञान का, तो उसमें शिक्षण प्रक्रिया को भी गहन रूप से समझने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह की नई नई चीजें जो है वो उत्पन्न की जाती है शिक्षण संबंधी अधिगम के अंतर्गत। अब जो शिक्षण प्रक्रिया है तो उसमें नई नई विधियां, नई नई तकनीकें, नई नई शैलियां, जैसे मान लीजिए डायग्राम के माध्यम से, खेल के माध्यम से, तो अलग अलग नई नई शैलियां, नई नई टेक्निक, नई नई विधियों का प्रयोग करना, नई नई व्यू रचना का प्रयोग करना, तो ये चीजें आती है टीचिंग प्रोसेस में। अब जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब यहां पढ़ाते टाइम आप देख रहे हैं कि ये जो आपके सामने आ रहे हैं ये किसके माध्यम से है? टेक्निक के माध्यम से है। नई नई विधियां, तकनीक, नई नई शैली। मैं कोई चीज आपको समझाता हूं तो मैं नया से नया क्या बेहतर कर सकता हूं, इसमें हमेशा प्रयास करता हूं कि आपको कोई चीज ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए, ज्यादा से ज्यादा सरल उसको बनाने का प्रयास करता हूं। एक लिमिट से ज्यादा भी मैं उसको सरल नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि फिर चीज में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जो चीज हम समझ रहे हैं, साइकोलॉजी इतनी भी आसान नहीं है। मैं इसको आसान बनाने का प्रयास कर रहा हूं लेकिन इतनी भी आसान नहीं है साइको। तो मैं कोशिश ये करता हूं कि जो मूल अर्थ है वो भी नहीं हटे, वो भी आपके समझ में आ जाए और भाषा भी सरल से सरल हो। तो ये भी क्या है? शिक्षण प्रक्रिया, टीचिंग प्रोसेस। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं तो ये क्या है? ये टीचिंग प्रोसेस ही है। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं जीके पढ़ाता हूं, राजस्थान जीके, तो उसमें मैं पूरे मैप का प्रयोग करता हूं। चाहे मैं हिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूं, चाहे मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, उसमें मैं हमेशा राजस्थान के मैप का प्रयोग करता हूं। क्यों? ताकि मैप के माध्यम से ज्यादा अच्छे तरीके से चीज समझ में आती है। तो यही है टीचिंग प्रोसेस। और ये देखिए, इन सब चीजों का उद्देश्य है क्या? ये जो भी हम पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान का, अधिगम, यानी बच्चा जो है वो प्रभावित पूर्ण तरीके से किसी चीज को सीख पाए। यही शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। नेक्स्ट आता है शिक्षक। तो हम पढ़ क्या रहे हैं? शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। तो उसमें भी एक ये टॉपिक है शिक्षक। हम आगे पूरा है। यहां क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षक की भूमिका और उसके उत्तरदायित्वों को भी शामिल किया जाता है। तो आगे हम इसको और पढ़ेंगे। ये जैसे आपके पूरा शिक्षक है जो टॉपिक में है, तो ये चीज हमें पूरी पढ़नी है। तो शिक्षक की भी भूमिका है। तो मनोविज्ञान, जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है, तो उसमें शिक्षक की भूमिका है ही, और शिक्षक के क्या क्या उत्तरदायित्व हो सकते हैं, तो इन चीजों को भी शामिल किया जाता है। ये आगे पूरा पढ़ेंगे हम। शिक्षक वाला टॉपिक जो है इसमें तो इतना ही देख लीजिए आप। अब शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे जो अंतिम बिंदु आता है वो है मूल्यांकन, इवेल्यूशन। देखिए, आपने किसी बच्चे को जो सिखाया है वो उसको आता है, उसने क्या, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, ये आप चेक कैसे करोगे? मूल्यांकन के माध्यम से ही। तो मूल्यांकन के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे एग्जाम होता है, परीक्षा होती है, लिखित में एग्जाम होता है, ओरल एग्जाम होता है, और भी कई तरीके होते हैं। तो मूल्यांकन जो है किसी अधिगम परिस्थितियों में अधिगम करता, यानी जो बालक है, उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है या नहीं, यह जानने के लिए क्या किया जाता है? मूल्यांकन किया जाता है। तो यह होता है मूल्यांकन, इवेल्युएशन, कि उस बच्चे ने कितना सीखा है और कितना नहीं सीखा। तो यह भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर शामिल करते हैं मूल्यांकन को। तो ये 6 पॉइंट हैं, आप ध्यान में रखिएगा इनको। कि शिक्षा मनोविज्ञान का, देखिए कई बार आपसे एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है, तो उसमें कोई भी वो इन 6 के अलावा नया जोड़ के दे सकता है। तो ध्यान रखना, शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है उसमें 6 बिंदु शामिल किए जाते हैं। सबसे पहला है लर्नर, दूसरा है लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया, तीसरा है लर्निंग सिचुएशन, अधिगम परिस्थितियां, चौथा है टीचिंग प्रोसेस यानी शिक्षण प्रक्रिया, और पांचवा है शिक्षक यानी टीचर, और छठा है मूल्यांकन। तो यह है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। अब नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट और आता है अलग से। अब ये नेक्स्ट
टॉपिक है। इसी में जो क्षेत्र तो मैंने आपको बता दिया, क्षेत्र में क्या क्या शामिल किया जाता है। अब है शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षक के लिए क्या महत्व है, ये भी कई बार जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहला है अधिगमकर्ता को समझने हेतु। देखिए 3 हैं महत्व शिक्षक के लिए, जो शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है क्या क्या है। सबसे पहला है अधिगमकर्ता को समझने के लिए, दूसरा है कि जो क्लासरूम है उसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से कैसे क्रियान्वित किया जाए, और तीसरा है स्वयं को बेहतर रूप से समझने हेतु। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, अधिगमकर्ता को समझने हेतु। और क्या पढ़ रहे हैं हम कि एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्यों है, आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी क्यों पढ़नी है। कल को आप शिक्षक बनेंगे, 100% बनेंगे, ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो बनेंगे ही। तो आप जब शिक्षक बनेंगे तो आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान को जानना जरूरी क्यों है। तो वो 3 इसके महत्वपूर्ण कारक हैं। सबसे पहला है अधिगमकर्ता को समझने हेतु। अधिगमकर्ता कौन है, लर्नर, सीखने वाला बच्चा। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को छात्रों को बेहतर रूप से समझने में सहायता करता है, क्योंकि इस विषय के अंतर्गत छात्रों के वृद्धि और विकास की अवस्थाओं संबंधी विशेषताएं, अधिगमकर्ताओं में व्याप्त, ये कर्ताओं है ऊपर ऐसे ता के ऊपर रह लगा लेना, में व्याप्त व्यक्तिगत विभिन्नताओं, छात्रों के समायोजन एवं मानसिक स्वास्थ्य संबंधी अवधारणाओं आदि का अध्ययन शामिल होता है। तो यह है मुख्य रूप से अधिगमकर्ताओं को समझने हेतु। अब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान, आपने पूरी साइकोलॉजी पढ़ी, आपके सिलेबस में है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो अब आप इस साइकोलॉजी का अच्छे से पढ़ेंगे, अधिगम के जो सिद्धांत वगैरह हैं, बुद्धि हैं, आप इन अच्छे से इन चीजों को समझ गए, तो फिर कल को आप जब शिक्षक बनते हैं तो आप अपने क्लासरूम के विद्यार्थियों को समझ पाएंगे। अगर कोई बच्चा मान लीजिए नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा, या किसी बच्चे की पढ़ने में कोई रुचि नहीं है, पढ़ाई में नंबर उसके 0 आते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के अंदर उसकी बहुत जबरदस्त रुचि है और वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। अब आपने एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ रखी है तो आप उस बच्चे को मारेंगे पिटेंगे नहीं, कि नहीं नहीं तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। स्पोर्ट्स में रुचि है तो उसको उस तरफ भेजिए। स्पोर्ट्स में आपकी जो जिम्मेदारी बन सकती है उसके फैमिली वालों को समझाना, उसके परिवार को बताना कि भाई इस बच्चे की रुचि है इस फील्ड में है, तो आप इसको इसके फील्ड के अनुसार, इसकी रुचि के अनुसार इसको वहां भेजिए। या जैसे किसी बच्चे की बिजनेस में व्यवसाय टाइप का दिमाग है तो उसको उस क्षेत्र में भेजें। तो आपने साइकोलॉजी पढ़ रखी होगी, आप जानते होंगे रुचि क्या है, अभिक्षमता क्या है। अब कोई बच्चा इतना मासूम, इतना भोला बड़ा है, उसके बस का है ही नहीं मेरिट में नंबर लाना। आप करो 90% नंबर ला, अरे वो बच्चा अपनी गर्दन भी कटा देगा तो भी उसके 50 से ऊपर कभी नहीं आएंगे। अब आपने अभिक्षमता पढ़ रखा है कि हां हर व्यक्ति की अपनी एक क्षमता होती है, आप क्षमता से अधिक चाहते हो कि नहीं नहीं तेरे भी 90% आने चाहिए। तो जब आपने साइकोलॉजी पढ़ रखी होगी तभी तो आप इस चीजों को समझेंगे। तो ये चीजें आपकी वृद्धि है, विकास है, ये सिद्धांत वगैरह आपने पढ़ रखे होंगे। व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, हर बच्चे का अपना एक व्यक्तित्व होता है, सबकी बुद्धि अलग अलग होती है। आप सबको एक आईक्यू में नहीं नाप सकते। किसी का आईक्यू 130 से ऊपर होता है, किसी का 140 से ऊपर होता है, किसी का 120 से, किसी का 110 से, किसी का 100, किसी का 90, किसी का 80, किसी का बिल्कुल नहीं होता। तो वो आप भाई वो किस में आता है वो चीज देखनी पड़ेगी आपको। तो ये चीजें आपने एजुकेशनल साइकोलॉजी अगर अच्छे से, अब देखिए इसमें क्वेश्चन आपके किसके बनते हैं, व्यवहारिक टाइप क्वेश्चन बनते हैं। आपने कई प्रश्न ऐसे देखे होंगे जिनमें आपने किताब में कुछ भी नहीं पढ़ा हो कभी, लेकिन आपकी समझ अच्छी है तो आप उन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। बस यही चीज, यही मैटर चल रहा है अभी आपके सामने। अब इसमें कोई सा भी क्वेश्चन बना के दे सकता है कि एक शिक्षक की शिक्षा मनोविज्ञान सहायता करता है। अब 4 ऑप्शन बना देगा, एक बालक के सर्वांगीण विकास के लिए किन चीजों का प्रयोग करना चाहिए या किस तरह के सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए इस हेतु समझने के लिए, अब बना के दे देगा वो ऑप्शन इस तरह के। तो आप ये समझ गए कि हाँ भाई आप शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है एक अध्यापक के लिए, कि आप विद्यार्थी की मानसिकता को और उसके साथ आने वाली समस्याओं को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। कक्षा कक्ष शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने हेतु। तो कक्षा कक्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया
को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए। तो अगर आपने एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ रखी है तो क्लास के अंदर शिक्षण और किस तरह से अधिगम करवाया जाए, यह आपके टॉपिक है, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो कि हमें पढ़ना है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक कक्षा अधिगम प्रकृति को सही रूप से समझ पाता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार कक्षा अधिगम को प्रभावशाली बना पाता है। कक्षा में उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान कर पाता है। तो यह है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से है, आप कक्षा में जो अधिगम करवाएंगे उसको सही रूप से आप समझ पाएंगे। किस तरह से मनोविज्ञान के सिद्धांतों को कक्षा में प्रयोग किया जाए बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों की मेंटलिटी क्या होती है उसके अनुसार उनको समझाना। तो कक्षा के अंदर क्लासरूम में आप बच्चे को प्रभावशाली तरीके से शिक्षण करवा पाए। मैंने आपको पहले कहा था कि मेन उद्देश्य जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक ही है और वो है अधिगम। अब सारी चीजें इस अधिगम के आसपास ही घूमती है कि बच्चे को सिखाना कैसे है। तो आपने एजुकेशनल साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान अगर पढ़ रखा है तो आप अपने शिक्षण को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर सकते हैं। और एक टीचर मान लीजिए उसने जिंदगी में कभी साइकोलॉजी पढ़ी ना हो, हालांकि आपके सिलेबस में आपको तो पढ़नी पड़ेगी, लेकिन आप सोच के देखिए कि अगर साइकोलॉजी को सिलेबस से हटा दिया जाए और बाकी चीजें आपको पढ़ा के, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा के आपको टीचर बना दिया जाए और सीधा क्लासरूम में भेज दें, तो बहुत कम ऐसे होंगे जो बेहतरीन तरीके से शिक्षण करवा पाएंगे, क्योंकि उन्हें शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ना वो बच्चों को समझ पाएंगे, ना वो ये समझ पाएंगे कि मुझे क्लासरूम में किस तरह से बिहेव करना है, मुझे क्लासरूम में क्या क्या चीज मैं कौन से मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का मैं इन बच्चों पर प्रयोग कर सकता हूं। स्वयं को बेहतर रूप से समझने हेतु, अब आप जब साइकोलॉजी समझेंगे, साइकोलॉजी पढ़ेंगे, तो आप अपने आप को भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से एक अध्यापक जो है वो स्वयं को एक व्यक्ति के रूप में अच्छे से समझने लगता है। इसके अतिरिक्त एक अध्यापक की वास्तविक भूमिका को भी वह समझ पाता है। तो आपने साइकोलॉजी पूरी पढ़ी ली, तो अब आप अपने आप को समझ पाएंगे कि आप किस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, तो आपको अब किस तरह से पेश आना है। क्योंकि कई बार व्यक्ति खुद को भी देखिए, कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि मैं अगर आपसे यह पूछूं कि आप खुद को कितना जानते हैं, आप अपने बारे में क्या जानते हैं। कई विद्यार्थी जो होते हैं वो बहुत आलसी होते हैं, जैसे कई पढ़ने वाले विद्यार्थी जो होते हैं, और वो इस चीज को कभी स्वीकार ही नहीं कर पाते, उनको पता ही नहीं होता कि वो उनके स्वभाव में क्या क्या कमियां हैं, उनमें स्वयं में ऐसी क्या क्या कमियां हैं जिसकी वजह से उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। आप एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ते हैं, कितनी चीजें आप पढ़ते हैं आपके समझ में आ जाता है। जैसे मान लीजिए आपका पढ़ने का बिल्कुल ही मन नहीं करता, आपने साइकोलॉजी पढ़ी, तब आपको समझ में आया कि आपकी रुचि पढ़ने में है ही नहीं। तो जब पढ़ने में रुचि ही नहीं है तो टीचर बन भी गए गोटे लगा के, रटे लगा के, तो क्या अच्छे शिक्षक बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। तो जब आपकी खुद की ही रुचि नहीं है, आपने साइकोलॉजी को पढ़ा, आपने खुद को भी जाना, भाई शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर आपने मनुष्य की जो प्रवृत्ति है उसको भी जानोगे, आप अधिगम के सिद्धांत पढ़ोगे, बुद्धि पढ़ोगे, कितनी चीजें आप पढ़ते हैं, अभिक्षमता, अभिवर्ती, अभिरुचि, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। तो जब आपने चीजों के बारे में आप पढ़ते हैं तो आप स्वयं के बारे में भी तो जानेंगे कि आप किस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, आपका क्या स्वभाव है, आपकी क्या क्षमता है। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं वो किसी को जबरदस्ती इतना भर देते हैं कि नहीं नहीं तुम तो आईएएस की तैयारी करो बस। अरे उससे एक रीट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा, उसको पढ़ने में रुचि नहीं है उसकी, अब आप जबरदस्ती उसको आईएएस की तैयारी करवाने पे तुले हुए हो और सारी उम्र जो है उसकी तैयारी करने में निकल जाएगी। तो ये हर व्यक्ति की, अब ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो व्यक्ति के पूरे जीवन को बदल के रख देती हैं। तो जब आप साइकोलॉजी पढ़ोगे तभी तो आप समझ पाओगे कि हाँ ये चीजें भी जीवन में होती है, अभिवर्ती भी होती है, अभिक्षमता भी होती है, रुचि भी होती है। मैं इन चीजों को बहुत ज्यादा महत्व देता हूं क्योंकि इन पर पूरा जीवन टिका हुआ है। आपकी रुचि पर आपका पूरा जीवन निर्भर करता है
कई व्यक्ति आईएएस आरएस बन जाते हैं, उनकी रुचि है ही नहीं आईएएस बनने में, लेकिन वो पढ़ने में इंटेलिजेंट थे, वो बन गए आईएएस, लेकिन उनकी कोई रुचि नहीं है। उनकी रुचि है बिजनेस करने में, व्यवसाय करने में। किसी का दिमाग बिजनेसमैन का है, व्यवसायी का है, उसको घर वाले जबरदस्ती कह रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर, वो कह रहा है अरे मुझे बिजनेस करना है, क्या नहीं नहीं, गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर, इसमें मान सम्मान होता है। हम आसपास के लोगों को क्या क्या मुंह दिखाएंगे, तैयारी करो, गवर्नमेंट की तैयारी करो, गवर्नमेंट में लोगों, तो वो इस चीज को नहीं समझेंगे। लेकिन जो साइकोलॉजी पढ़ता है वो जानता है कि रुचि का, अभिरुचि का, बुद्धि का, हर व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग होती है। तभी तो हम कहते हैं ना कि भाई आईक्यू लेवल क्या है, कोई औसत में आएगा, कोई औसत से अधिक वाले में आता है, कोई सबसे तीव्र बुद्धि में आता है, कोई इसमें आता है, कोई प्रतिभाशाली में। तो ये चीजें तो आप तब करोगे ना जब आप साइकोलॉजी को समझ पाए, वरना आपके लिए तो सारे बच्चे, सारी दुनिया एक समान है। तो इसलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी आपको स्वयं को भी समझने में सहायता करती है कि आप स्वयं क्या हो, आपकी खुद की रुचि क्या है, अभिरुचि क्या है, आपकी क्या कितनी बुद्धि है, आप कितना किस चीज को समझ सकते हो, कैसा आपका स्वभाव है, किस तरह से आपको अपने आप में बदलाव करने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से आप साइकोलॉजी मेरे से जो है पूरा कोर्स अगर ईमानदारी से आप पढ़ते हो, जैसे रीट का जब मैंने बाल विकास का कोर्स चलाया था, तो ये हकीकत है कि मतलब यूं कहने की बात नहीं है कि मैंने पढ़ाया था इसलिए मैं कह रहा हूं, पर जिन्होंने बाल विकास को बहुत अच्छे से मेरे साथ पढ़ा था, उनका जीवन बदल गया, उन विद्यार्थियों का, उन महिलाओं का। अपने आप को समझ पाए और उन्हें अपने बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना है, सबसे बड़ा वो इस चीज को समझ पाए। उनको कभी मालूम ही नहीं था कि हम कैसा बिहेव कर रहे हैं। माता पिता कभी गलत नहीं सोचते अपने बच्चों के बारे में, लेकिन ना समझी में और जानकारी के अभाव में गलत हो तो रहा है। दुनिया के कौन से पेरेंट्स हैं जो अपनी संतान का बुरा चाहते हैं? कोई से भी पेरेंट्स कभी बुरा नहीं चाहते, लेकिन जानकारी के अभाव में, नासमझी के कारण, कि आपको उन चीजों की जानकारी है ही नहीं, आप अपने हिसाब से बेस्ट कर रहे हो, लेकिन वो सब कुछ खराब हो रहा है वो। तो पूरा बाल विकास से जिन महिलाओं ने सबने जो पढ़ा, उसके बाद में उन्होंने ये देख लिया कि हाँ, हमें अपने घर में बच्चों के साथ किस तरह से पेश आना है, हमें खुद में कितना बदलाव करने की आवश्यकता है। पूरा एक जीवन बदल जाता है किसी का, इतना प्रभाव पड़ा उस चीज का। तो वो केवल एक कोर्स ही नहीं है कि ठीक है रीट में कोर्स पढ़ाया, और पढ़ाया तो कोर्स में रीट में ऐसा ही था कि वो कितना अगर हार्ड पेपर भी आता, तो भी आप 30 में से कम 27-28 कर जाते, चाहे वो कितना भी हार्ड पेपर आता। तो अब मेरे साथ साथ ईमानदारी से पढ़ोगे तो केवल आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, सिलेक्शन के साथ साथ आपका खुद का जो जीवन है वो भी बदल जाएगा। और आपको भी किस तरह से घर के अंदर अपने बिहेव करना चाहिए, किस तरह से आपको अपने बच्चों के साथ में पेश आना चाहिए। अभी आपकी शादी नहीं हुई तो बाद में होगी, होगी तो सही, भाई बलि आपकी कभी तो चढ़नी है आज नहीं तो फिर कभी चढ़ेगी, और बलि चढ़ेगी तो फिर बच्चे भी होंगे आपके। तो बच्चे होंगे तो उन बच्चों के साथ में आपको ट्रीट कैसे करना है। आप टीचर बनोगे, आप जब विद्यालय में जाओगे तो आप विद्यालय में बच्चों के साथ में किस तरह का बिहेव करोगे। ऐसा भी नहीं करना है कि आपके बच्चों के साथ तो आप बहुत अच्छा बिहेव करो और विद्यालय में जाकर के आप इन बच्चों को समझते हो कि नहीं नहीं ये तो सब तो ऐसे ही है, बहुत गलत चीज है वो। तो साइकोलॉजी है वो आपको खुद को समझने में, बच्चों को समझने में, कि आपको विद्यालय में किस तरह से बच्चों को आप उनकी मेंटलिटी को समझे, उनकी मानसिकता को समझे, तो हर चीज में आपकी मदद करता है। और मैं तो कह रहा हूं कि मुझसे अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके जीवन में भी बदलाव होगा, अगर पूरी निष्ठा से पढ़ोगे तो ये चीज है। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी अब इनमें से कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि हमें डिटेल में पढ़ने हैं, तो आगे और नेक्स्ट की क्लास में हम उनको कंटिन्यू करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।